सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। ये पेट के लिए महत्वपूर्ण है और भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है पेट के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं पेट में आए हुए क्वेश्चनों को, क्योंकि रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए इनको जो है आप लोग ठीक से याद कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना था। अगला देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से 2012 थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। अगला देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना ये 1997 से 2002। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1997 से 2002 थी। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय 20,000 थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली और 9वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीपीएल परिवार थे उनकी वार्षिक आय 20,000 निश्चित की गई थी। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4, पंचवर्षीय योजना के सातवीं संस्करण का उद्देश्य, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी तो उसमें जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसका जो उद्देश्य था वो खाद्य उत्पादन में तेज़ी लाना था, रोजगार के अवसर बढ़ाना था, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था और वह इस मामले में सफल भी रही। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य उत्पादन में तेज़ी लाना था, रोजगार के अवसर बढ़ाना था और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और इस कार्य में 7वीं पंचवर्षीय योजना सफल भी होती है। अगला देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसे रोलिंग प्लान के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। अगला देखिए, तो रोलिंग प्लान जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। रोलिंग प्लान को मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था। अगला देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है। अगला देखिए, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और योजना आयोग का गठन ये 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, और नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ उसी के स्थान पर। अगला देखिए, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 तक रही। इसे गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, जो 1961 से 1966 तक चली। अगला देखिए, नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफार्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी। तो नीति आयोग ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफार्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी। अगला देखिए, मोटेक सिंह अहवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। अगला देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगला देखिए, नीति आयोग जो है इसका अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला देखिए,
स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 और 74 में शुरू की गई थी। तो स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 में इसका लोग क्या है? मुझे अच्छा ये वाला है, यानी चलाना ठीक है। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 में शुरू की गई थी। अगला देखिए, हरित क्रांति आंदोलन 1967 या 1990 तक चला। 1967 से 1990 तक हरित क्रांति आंदोलन चला। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हो गई थी। अगला देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, पंजाब राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। पंजाब राज्य को हरित क्रांति के प्रारंभ में जो है पंजाब राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो हरित क्रांति को सबसे पहले पंजाब में ही लागू किया गया था। अगला देखिए, भारत जो है विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो भारत विश्व में दूध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है, पहले स्थान पर है। अगला देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में दूध क्रांति के प्रथम चरण 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल, जिसे बटर ऑयल मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। तो ये पेट में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया था किस संघ के द्वारा किया गया था। तो ये यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अपने चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दूध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा था, जिसमें बेंगलुरु शहर जो है इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। तो अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा था, जिसमें बेंगलुरु शहर जो है शामिल नहीं था। ये भी पेट का पूछा गया क्वेश्चन था। अगला देखिए, तो ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दूध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगर शहर हैं, जिसमें दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा था। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के साथ ऑपरेशन फ्लड को जोड़ा गया था। इन्हें याद रखना है। अगला देखिए, बीटी कॉइन क्या है? ये एक डिजिटल मुद्रा है। तो बीटी कॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। अगला देखिए, अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम हो जाना। तो अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम हो जाना या कम करना, इसे अवमूल्यन कहते हैं। अगला देखिए, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। अगला देखिए, बैंक दर का अर्थ देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकाधिक ब्याज दर है। तो बैंक दर का जो अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। अगला देखिए,
जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक बैंकों को पैसा उधार देता है तो उसे रेपो दर कहा जाता है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी। तो राष्ट्रीय प्रबंधन बैंक संस्थान की स्थापना जो है 1969 में हुई थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का मौद्रिक नीति बनाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत में जो है मौद्रिक नीति बनाता है। अगला देखिए, जो चालू अनुपात है ये द्रव्यता अनुपात होता है। अगला देखिए, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्यिक बैंक द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है। तो भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्यिक बैंक द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है। अगला देखिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। अगला देखिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया था। अगला देखिए, 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला देखिए, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला देखिए, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। तो बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। अगला देखिए, भारत में वर्ष 1998 में ICICI बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को पेश किया था। तो भारत में वर्ष 1998 में ICICI बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को शुरू किया था। अगला देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। अगला देखिए, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था। तो द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था। अगला देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का गठन जो है 1 जुलाई 1955 को किया गया था। अगला देखिए, सिडबी जो है ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अगला देखिए, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है और उसे जो है स्वावलंबन दल कहा जाता है। अगला देखिए, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को मीबर मतलब मुंबई इंटर बैंक आउट रेट दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है। तो रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को मीबर मतलब मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है। अगला देखिए, नाबार्ड संगठन भारत के सभी जिलों के लिए ग्रामीण जो है उद्यम योजनाएं तैयार करता है। अगला देखिए, 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण की मंजूरी दी गई थी। अगला देखिए, नाबार्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखिए, नाबार्ड का विस्तृत रूप जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। अगला देखिए, नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को शिवराम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। अगला देखिए,
नाबार्ड बैंक कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था है। अगला देखिए, आयात निर्यात एक्जिम बैंक 1982 में स्थापित हुआ था। अगला देखिए, सिक्किम राज्य जहाँ कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो सिक्किम राज्य ऐसा है जहाँ कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। अगला देखिए, बैंक बंधन जो है प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया। तो बंधन बैंक प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 से एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी। अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है मुंबई 1937 में बना था। अगला देखिए, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से मास्टर कार्ड भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला देखिए, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन क्या होगी? बढ़ जाएगी, साख सर्जन बढ़ जाएगी। अगला देखिए, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को बढ़ा दे तो साख सर्जन क्या होगी? घट जाएगी। पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, 100 रुपये का जो नोट है, 100 रुपये का नोट आरबीआई का गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 100 रुपये, 500, 200, 10, 50 के जो नोट हैं ये सब आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। 1 रुपये का जो नोट है, 1 रुपये का नोट भारत के वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होता है, बस इतना ध्यान रखना है। अगला देखिए, भारत में बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अगला देखिए, एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया जिसे माइक्रो पे कहते हैं। तो एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया जिसे माइक्रो पे कहते हैं। अगला देखिए, भारत में एटीएम का सर्वप्रथम संचालन 1987 में मुंबई में एचएसबीसी बैंक द्वारा किया गया था। अगला देखिए, भारत में आर्थिक सुधार 1991 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह नरसिम्हा राव के समय हुआ था। तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव के समय हुआ था। अगला देखिए, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आगे देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित किया गया था। अगला देखिए, 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम जो हुआ वह वैश्वीकरण था। अगला देखिए, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा आर्थिक नीति की सफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी या संकट, भारतीय रुपये का मूल्यह्रास आदि समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया था। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया था। अगला देखिए, 69 नंबर का, भुगतान संतुलन का समायोजन 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। तो भुगतान संतुलन समायोजन जो है ये 1991 में नई आर्थिक नीति के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के हिस्से में औद्योगिक सुधार था, कर सुधार था और राजकोषीय सुधार जो है शामिल था। तो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम हिस्से में औद्योगिक सुधार, कर सुधार, राजकोषीय सुधार शामिल था। अगला देखिए, जीवी रामकृष्णा विनिवेश आयोग से संबंधित थे। अगला देखिए,
भारत में वर्ष 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला देखिए, वर्ष 1992 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश से संबंधित एक समिति का गठन किया और जिसके अध्यक्ष सी रंगराजन थे। अगला देखिए, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, इसे एलपीजी कहा जाता है शॉर्टकट में। देखिए 75 नंबर का देखिए, केंद्र सरकार की आय का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। अगला देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। अगला देखिए, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। अगला देखिए, भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। तो भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। अगला देखिए, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो वह मुद्रास्फीति कहलाती है। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो वह मुद्रास्फीति कहलाती है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का भारतीय अर्थव्यवस्था का लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर, सकल घरेलू बचत में परिवार का जो प्रमुख योगदान होता है। तो सकल घरेलू बचत जो है उसमें परिवार का प्रमुख योगदान होता है। तो इसमें पेट से आए हुए क्वेश्चन हैं और अर्थव्यवस्था से संबंधित पेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको आप लोग जो है बार बार रिवीजन कीजिए, ये याद हो जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।